असम सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री पवित्रा मार्गारेटा जी, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जी, श्री अतुल बोरा जी, असम सरकार के मंत्री और असम गण परिषद के अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार दास, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री असम सरकार श्री अजय दत्ता जी, श्री जतिन गोस्वामी जी, डॉक्टर समुद्र गुप्ता कश्यप जी, और आज असम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोलाबरबोरा जी के जन्म शताब्दी समारोह में उपस्थित सभी असम के प्रबुद्धजन, आप सभी का नमस्कार और स्वागत भी है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय गोलाबरबोरा जी को बहुत विनम्रतापूर्वक और मन से श्रद्धांजलि देकर उनके महान योगदान को आजादी के आंदोलन में, आजादी के प्राप्त होने के बाद लोकतंत्र को बचाने के आंदोलन में और समाजवादी विचारधारा के सभी अच्छाइयों को असम जैसे उत्तर पूर्व के प्रदेश में जमीन पर उतारने के लिए बहुत मनपूर्वक हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की एक लाइन श्री गोलाबरबोरा जी के लिए जरूर कहना चाहूंगा। मनुहे मनुहर बाबे, जीवने जीवनर बाबे। मतलब मनुष्य मनुष्य के लिए है और जीवन जीवन के लिए है। ये उक्ति को पूरा जीवन जमीन पर उतारने का और चरितार्थ करने का काम गोलाबरबोरा जी ने किया और उन्होंने यह सिद्धांत को जीवन भर शोषित और वंचित वर्ग की आवाज बनकर संविधान की मर्यादा की रक्षा कर सत्तावाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अलग जगाकर और असम की विशिष्ट पहचान के साथ साथ असम में बसी भारत की आत्मा को जागरूक करने का काम जीवन भर गोलाबरबोरा जी ने किया। जब 1978 में वो असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, तब ये असम के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन की शुरुआत थी। आजादी की पार्श्व भूमिका में ढेर सारी गलतियां करने के बावजूद 78 तक यहां पर कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं बना था और पहली ही बार गोलाबरबोरा जी ने एक भले अल्पकालीन 17 ही महीने उनको मिले, परंतु कांग्रेस के बगैर के असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक अपनी अमिट छवि असम के सार्वजनिक जीवन में छोड़ी। 1965 में वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। 74 में उन्होंने ऐतिहासिक रेलवे स्ट्राइक में
मजदूरों का नेतृत्व किया और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी की सरमुखत्यारशाही मानसिकता का देश भर में सभी जगह विरोध हुआ, तब उन्होंने भी विरोध करने का काम किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसकी वो असम में आवाज बने और पहली बार असम से एक वार्ड से राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य के रूप में चुनकर भी राज्यसभा में पहुंचे। मुझे अभी अभी हेमंत विश्व शर्मा जी बता रहे थे कि एक वार्ड निर्दलीय भूपेन हजारिका जी का था, जिन्होंने गुलाब बरबुरा जी को राज्यसभा में पहुंचाया। मैं तो हेमंत विश्व शर्मा जी को और भाजपा असम गण परिषद की सरकार को भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से इंदिरा जी ने इस देश की कमान संभाली, अपने परिवार के अलावे किसी भी व्यक्ति के योगदान को ना देश में मंच मिला, ना सम्मान मिला। इंदिरा जी जब से देश की प्रधानमंत्री बनी, तब से देश में जितनी भी योजनाएं आई, जितने भी स्मारक बने, जितनी भी शताब्दियां, 1.5 शताब्दियां मनाई गई, या तो जवाहरलाल नेहरू जी की थी, या तो इंदिरा जी की स्वयं की थी, या बाद में राजीव जी की आई, और कभी कभार संजय जी के नाम से भी कई सारे कार्यक्रम हो गए। परंतु इतने बड़े विशाल देश के अंदर, अनेक संस्कृतियों को समाविष्ट करने वाले देश के अंदर भांति भांति के लोग, कई अनजान लोगों ने कई क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को नई ऊंचाइयां देने के लिए योगदान किया। न उनका सम्मान हुआ, न मंच मिला। एक प्रकार से हमारा सार्वजनिक जीवन अपनों के अलावे किसी का सम्मान करने के लिए तंग दिल नजर आने लगा। जो भी आया उसने अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल का स्मारक नहीं बनाया, तब तक महान सरदार पटेल के योगदान को इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक कंप्लीटली भुला दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर सुभाष बाबू की मूर्ति नहीं लगाई, तब तक सुभाष बाबू जैसे महान नेता का, जिसको जनता ने नेताजी की उपमा दे दी, तब तक उनका कोई सम्मानजनक स्थान दिल्ली के गलियारों में नहीं रहा। और गोपीनाथ जी को भी भारत रत्न तभी मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं रही। अपनी पार्टी के होने के बावजूद उनको भारत रत्न नहीं मिला। इसलिए मैं भाई हेमंत विश्व शर्मा और असम सरकार को अभिनंदन करना चाहता हूं। गुलाब बरबुरा जी का हमारी पार्टी से कभी कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं रहा। वो पूरा जीवन समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत जिए, समाजवादी विचारधारा के सिद्धांतों के आधार पर है। वो लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी उनके अनुयायी रहे। कभी भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ उनका मनमेल नहीं रहा। परंतु क्या इसके कारण आसाम की आने वाली पीढ़ियों को बरबुरा जी के जीवन की ऊंचाइयों को जानने का अधिकार नहीं है? क्या आसाम के आने वाले दिनों के युवाओं को गुलाब बरबुरा जी के इतने लंबे सामाजिक जीवन से, आसाम के विकास के लिए उनका योगदान, राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता को उठाने के लिए उनका योगदान, एक कुंठित
सरमुखत्यारशाही के खिलाफ उनका संघर्ष और दबे कुचले पिछड़े गरीबों के लिए आवाज बनकर समग्र देश का दिशादर्शन करने वाली उनके योगदान को क्या भुला दिया जाए। मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में अपने पराये से ऊपर उठकर, दलगत पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जिन्होंने कुछ भी अच्छा किया है उसको हमेशा के लिए राज्य के और देश के युवाओं को जानकारी के लिए उपस्थित करना चाहिए और वो काम डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी गण परिषद की सरकार ने किया। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। आज यहां पर इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ। मित्रों, बरबोरा जी के जीवन को अगर ध्यान से देखें तो 1925 में गोलाघाट में जन्म हुआ। इनके अंदर देशभक्ति का, समाजवाद का और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता का जो गुण था वो वैसे ही नहीं आया था। उनके परदादा मायाराम जी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मनीराम दीवान के सहयोद्धा रहे। उनके पिता कोमोल बरबोरा जी जब आसाम ऑयल कंपनी में कार्यरत थे तब 1939 में मजदूरों के लिए मालिकों के विरुद्ध आसाम की सबसे पहली औद्योगिक हड़ताल कराने वाले व्यक्ति कोमोल बरबोरा थे और उन्हीं की तीसरी पीढ़ी में गुलाब बरबोरा जी ने पूरा जीवन समाजवादी सिद्धांतों पर जीते हुए असम और देश के मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए व्यतीत किया। बहुत कम आयु में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में 8वीं 9वीं कक्षा का वो विद्यार्थी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी बने। कलकत्ते में अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आसाम आकर स्वतंत्रता के बाद शिक्षा और पत्रकारिता दोनों क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। 50 से 60 एक दशक तक असम के समाजवादी आंदोलन का वो महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे। जेपी, डॉक्टर लोहिया, सुमेंद्रनाथ टैगोर, ऐसे कई सारे समाजवादी नेताओं के, सर्वोदयी नेताओं के वो संपर्क में भी रहे और उनके ही संस्कार के कारण गरीब मजदूर का चूल्हा जले और किसान के माथे की पसीना पहुंचने वाले सिद्धांतों की सरकार बने, उसके लिए वो हमेशा कार्यरत रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट भारत का बाहर नहीं परंतु भारत का हृदय का अटूट हिस्सा है। वो बात उस जमाने में बहुत मुखर करने वाले नेताओं में गुलाब बरबोरा जी थे। असम रिफाइनरी की मूवमेंट हो या गुजरात में कच्छ की सरहद के समझौते का विरोध करना हो, जहां जहां समाजवादियों ने आंदोलन किया वो हमेशा इसका हिस्सा रहे। 1974 में रेड हड़ताल में उन पर रेल की डकैती जैसे गुनाह भी रजिस्टर किए गए और गुलाब बरबोरा जी एक ऐसे नेता थे जो इमरजेंसी में सबसे पहले जेल में जाने वाले नेताओं में थे
और इमरजेंसी उठने के बाद सबसे अंतिम बाहर आने वाले नेताओं में थे। पूरा 19 माह जेल में रखा गया और संघर्ष का उनका वो जो स्वभाव था, इसका परिचय उस चीज से मिलता है कि आजादी के बाद भी आगे देश का भविष्य महान हो सकता है। हम सब इनके जीवन की अच्छाइयों से अनेक संदेश उन्होंने जो दिए हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिर से एक बार आसाम सरकार को अभिनंदित कर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।